हेलो दोस्तों, तो आज हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है विजन आइस का 22-23 नवंबर का जो डेली करंट अफेयर आता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कुछ न्यूज़ देखेंगे जो कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलिवेंट होगी। तो इसमें सबसे पहली न्यूज़ क्या है, जो केंद्र सरकार है उसने जो है 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए 320 करोड़ रुपए को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है, मतलब फूड प्रोसेसिंग, मतलब जब कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से जो आपके खाने योग्य बनाया जाता है खाने को, ठीक है, तो वो हमारा खाद्य प्रसंस्करण होता है और उस टेक्निक को हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसमें क्या था, खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो स्वीकृति प्रदान की गई है उसमें जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसे ध्यान से धीरे धीरे देखते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट क्या है, जो CEFPPC, ठीक है, ये है CEFPPC है क्या, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन विस्तार, मतलब क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग का एक्सपेंशन करना एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटीज़, इनको भी जो है वो करना, एक्सपेंड करना के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, CEFPPC योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का निर्माण और मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण, मतलब इनका क्या है, मॉडर्नाइजेशन करना, मॉडर्न इनकी टेक्निक जो है उसको अब आधुनिकीकरण में लेके आना। ठीक है, जिससे प्रसंस्करण के स्तर में वृद्धि होगी, उसके स्तर में वृद्धि होगी, मूल्यवर्धन होगा, मतलब मूल्य भी बढ़ेगा, खाद्य की बर्बादी में कमी आएगी। ठीक है, इस परियोजना को केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों, संयुक्त उपक्रमों, मतलब ये ऐसे सीरीज वाइज रखे कि इसको कैसे लागू किया जाएगा। सबसे पहले केंद्र, फिर राज्य, फिर संयुक्त जो होंगे दोनों होंगे, फिर उसके बाद किसान, फिर गैर सरकारी संगठन, फिर सरकारी संस्थाएं जो होंगी, फिर स्वयं सहायता समूह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे एंड में आते हैं, आदि जैसे संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, इनके माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जाएगा। उसके बाद जो है यह प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के घटकों में से एक है, PMKSY इसके घटकों में से एक है ये वाली योजना। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, PMKSY। इस कदम से निम्नलिखित में सहायता प्राप्त होगी, सहायता किस में प्राप्त होगी, खाद्य के अपव्यय में कमी करना। अपव्यय क्या होता है, मतलब फिजूल खर्च जो होता है, जो फिजूल हमारा बर्बाद होता है ना, उसमें कमी आएगी। ठीक है, मूल्य संवर्धन, संवर्धन होता है मतलब इंक्रीज होना किसी भी चीज़ का। ठीक है, मूल्य जो बढ़ता है उस सुनिश्चित करना, मूल्य बढ़ने को सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसरों के साथ साथ निर्यात आय उत्पन्न करना। ठीक है, निर्यात आय को भी उत्पन्न करना, मतलब जब हम उसे किसी में निर्यात करते हैं तो उससे भी आय उत्पन्न हो, ऐसा वो प्रोसेस इसमें अपनाना। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण दीर्घकालिक शेल्फ लाइफ, दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के लिए। शेल्फ लाइफ क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, जब तक आप उसे ना पढ़ें, है ना, तो उसको मतलब उसका भंडारण करना और उसके उपयोग होने की अवधि, उसकी उपयोग होने की अवधि तक उसकी जो है शेल्फ लाइफ होगी। ठीक है, तो के साथ अप्रसंस्कृत खाद्य को जो है अप्रसंस्कृत खाद्य को खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करने एवं भंडारण को सक्षम करने के लिए इकाई संचालन के एक श्रृंखला है, जो बढ़ती खपत हेतु पाक प्रक्रियाओं, मतलब जो खाना बनाते हैं ना, क्यूलिनरी प्रोसीजर्स, मतलब ये जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, में किए जाने वाले समय या प्रयास को समाप्त कर देगी। ठीक है, जो उसकी शेल्फ लाइफ है, जितने जब तक उसका भंडारण करते हैं, खाद्य प्रसंस्करण दीर्घकालिक, इसको मतलब लंबे टाइम तक जो हम इसको सेव करते हैं, और अप्रसंस्कृत खाद्य को, इनको क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, जब इसमें जो है नई टेक्निक लेके आएंगे हम। तो भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष, 100%, मतलब अगर आप जो है उसमें खाद्य प्रसंस्करण में इन्वेस्ट कर रहे हैं FDI के थ्रू, तो वो 100% तक ले सकते हैं। ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें अनुमति प्रदान की गई है। वर्ष 2025 तक प्रसंस्कृत खाद्य बाजार के 958 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की संभावना है अभी तक। ठीक है, भारत द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपर्याप्त ढांचागत सुविधाएं, मतलब ये कमियां दिखाई जा रही है हमारी, अपर्याप्त ढांचागत सुविधाएं प्रशिक्षित मानव शक्ति को उपलब्ध का अभाव, कमी है प्रशिक्षित मानव की। केंद्र और राज्य नीतियों में
असंगत है। केंद्र और राज्य नीतियों में क्या है? असंगत है, ऋण तक पहुंच का अभाव है, ऋण तक भी पहुंच का जो है अभाव है आदि जैसी चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। ठीक है, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद सेकंड न्यूज़ क्या है? तृतीय, थर्ड जो है, जो थर्ड है स्थायी मध्यस्थम न्यायालय, मतलब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है? मध्यस्थम, पीसीए जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, पीसीए भारत सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नई दिल्ली में जो है थर्ड पीसीए आयोजित किया गया। अब पीसीए के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तीसरे पीसीए इंडिया सम्मेलन, थर्ड पीसीए इंडिया कॉन्फ्रेंस में भारत में ने रेखांकित किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन भारत की कूटनीति के केंद्र में है। भारत की कूटनीति के केंद्र में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए पीसीए और इसके अधिदेश का समर्थन करता है, मतलब उसके जो कानून वो लागू करता है उसका समर्थन करता है। पीसीए की स्थापना 1899 में प्रथम हेग शांति सम्मेलन, जो फर्स्ट जो था हेग पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अभिसमय कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स द्वारा की गई। ठीक है, यह मध्यस्थम और अन्य शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करने वाला प्रथम स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, मतलब परमानेंट जो है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, तो पीसीए राष्ट्रों की संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी पक्षकारों के विभिन्न संयोजन को शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम में प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। ये इसके बारे में थोड़ी सी क्वालिटी बताई गई है कि ये क्या करता है। पीसीए राष्ट्र की संस्थाओं, जो राष्ट्र होगा उसकी संस्थाएं होगी, अंतर्राष्ट्रीय कोई भी संगठन होगा, निजी पक्षकारों के विभिन्न संयोजन को शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम में प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है, ये इसका हाईलाइटेड वर्ड है, प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है इन सब चीज़ों में। इसका निर्णय जो है संबंधित पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है। अगर ये कोई निर्णय देता है तो वो अंतिम और बाध्यकारी होगा। ठीक है, वर्ष 1950 में भारत इसका सदस्य बना और 1998 में पीसीए भारत और पीसीए द्वारा एक मेजबान देश समझौता होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत पीसीए प्रशासनिक कार्यवाही भारत में संचालित की जा सकती है, मतलब यहाँ पे भी संचालित की जा सकती है, ऐसा भी की गई है। ठीक है, भारत अपनी नई द्विपक्षीय निवेश संधि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बीआईटी के अंतर्गत मध्यस्थम हेतु संधि के ही अधीन नियुक्त प्राधिकारी के रूप में पीसीए का महासचिव है अभी करंट में। ठीक है, भारत ने सिंधु जल विवाद संधि के तहत पाकिस्तान के साथ किशनगंगा मध्यस्थम, बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा परिसीमन और इतालवी नौसैनिक विवाद आदि जैसे कुछ विवादों को पीसीए के माध्यम से हल करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसके अलावा ये वाली न्यूज़ भी देख लेते हैं। इसमें क्या है? संसदीय समिति द्वारा जैव आतंकवाद। जैव आतंकवाद क्या होता है? मतलब जैसे हम किसी पड़ोसी देश पे जिसे लड़ाई चल रही है उस पर बैक्टीरिया, वायरस या जानबूझकर हम इससे हार्म पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये क्या होता है? जैव आतंकवाद, बायो टेररिज्म। कानूनों के निर्माण पर बल दिया गया। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच स्वास्थ्य पर संसदीय स्थायी समितियों की एक रिपोर्ट ने जैव आतंकवाद, ठीक है, किसी भी दूसरे देश पर जो है वायरस वगैरह से हमला करना, यही हमारा वो है जैव आतंकवाद को इंगित करने वाली किसी भी गतिविधि से वैश्विक समुदाय को बचाने हेतु जैव सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। समिति द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों में जैव हथियारों के प्रयोग से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपात स्थितियों के प्रबंधन हेतु रोग निगरानी व्यवस्था, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण तंत्र को सुदृढ़ करना तथा अनुसंधान एवं आवेक्षण क्रियाकलापों आदि को मजबूत करना। एक जैविक हमला या जैव आतंकवाद विषाणुओं, जीवाणुओं या अन्य रोगाणुओं का एक बृहद पैमाने पर प्रयोजनार्थ निर्मोचन है जो लोगों, पशुधन, फसलों को रुगड़ने या नष्ट कर सकता है। उच्च जनसंख्या घनत्व, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं,
उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु परिस्थितियाँ, निम्न स्तरीय स्वच्छता और अपर्याप्त आरोग्यकर सुविधाएं भारत को ऐसे हमलों के लिए अति संवेदनशील बनाती है ना। यहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, कोई भी आएगा तो बड़ी बुरी उसमें तबाही मचेगी बड़े लेवल पे। मेन तो यही हमारा चिंता का विषय, जनसंख्या। और उसके बाद हमारी अपर्याप्त चिकित्सा है, गर्मियों का यहाँ पे वो है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु परिस्थितियाँ, निम्न स्तरीय स्वच्छता, साफ़ सुथरे भी नहीं है ज़्यादा, अपर्याप्त आरोग्यकर सुविधाएं हैंगी। ठीक है, तो काफ़ी सारी पहले से ही टेंशन है, ऊपर से ऐसे हमलों से बचना तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैव आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय ढांचा। अंतर्राष्ट्रीय ढांचा में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 जैविक, रासायनिक या रेडियो परमाणु स्रोत सहित अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति उत्पन्न करने वाले रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार के प्रति एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005। उसके बाद जैविक और विषाक्त हथियार संधि, जीवाणिक एवं विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन व संग्रहण को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, इनको आप संग्रह नहीं कर सकते, उत्पादन नहीं कर सकते और विषाक्त हथियारों का विकास नहीं कर सकते। ठीक है, उनके विनाश के लिए प्रावधान करते हैं। क्या? जैविक और विषाक्त हथियार संधि। भारत BTWC का हस्ताक्षरकर्ता देश है। पर्यावरणीय संशोधन अधिनियम अभिसमय 1976, रासायनिक हथियार सम्मेलन 1993। ठीक है, तो ये हमने ये अब ये रह रहा है, वो ख़त्म हो गया, बस उतना ही था वो। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। भू अभिलेखों को ई न्यायालय के संबंध में किया जाएगा। भू अभिलेखों को ई न्यायालय से संबंध किया जाएगा। ठीक है, भू अभिलेख क्या थे? तो सरकार क्या करना चाह रही है? भू अभिलेखों को ई न्यायालय से और भूमि संसाधन विभाग के पंजीकृत एक सेकेंड, ठीक है, के साथ संबंध करने की योजना बना रही है ना। मतलब इन सबको ऑनलाइन करना चाह रही है, भू अभिलेखों को, जितने जो ज़मीन के कागजात होते ना, उन सबको जो है ऑनलाइन करना चाह रही है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 7.7 मिलियन लोग 2.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर परस्पर संघर्ष से प्रभावित है, जिसमें $200 बिलियन के निवेश को जोखिम उत्पन्न हुआ है। $200 बिलियन के निवेश को। ठीक है, तो इसे क्या करना चाहती है? ऑनलाइन करना चाहती है, पंजीकृत डाटाबेस के साथ संबंध करना चाहती है। इसके अतिरिक्त सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत सभी मामलों में से लगभग 25% भूमि विवाद से संबंधित है। इसमें क्या है? 25% क्या है? भूमि विवाद से अभी तक संबंधित है। जितने भी उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत सभी जितने भी मामले हैं ना, उसमें से लगभग 25%, जितने भी मामले सुप्रीम कोर्ट देखता है उसमें से 25% जो है भूमि विवाद से संबंधित है। भू अभिलेखों को संबंध करने से भूमि विवादों के सुगम और शीघ्र निपटान में सहायता मिलेगी, है ना। थोड़ा इजी हो जाएगा, ऑनलाइन होगा सब कुछ डाटा। ऑफलाइन में प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन कर दिया जाए, सही है ये भी। भूमि अभिलेख में भूमि का पंजीकरण करवाना, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, काश्तकारी, फसल निरीक्षण रजिस्टर होगा जो, नामांतरण रजिस्टर, विवादित मामले रजिस्टर आदि जैसे अभिलेख शामिल हैं। भारत में भूमि अभिलेख अस्पष्ट है। भूमि अभिलेख क्या है? अस्पष्ट है तथा निम्नलिखित मुद्दों के कारण स्वामित्व की गारंटी प्रदान नहीं करते हैं। स्वामित्व की गारंटी प्रदान नहीं करते हैं। स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे विभिन्न विभागों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन इसीलिए करना चाह रहे हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। भू स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि विभिन्न विभागों द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। उच्च पंजीकरण लागत के कारण लोग संपत्ति लेन देन को पंजीकृत कराने से बचते हैं। ठीक है, लोग संपत्ति को जो है लेने देना करने से बचने के लिए जो है वो रजिस्टर ही नहीं कराते कि छोड़ो। भूमि अभिलेख की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य सरकारी पहले क्या थी? राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ठीक है, ये भी 2008 में चला था, आरंभ किया गया था। अब डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में जो है सम्मिलित हो गया। स्वामित्व योजना, इस योजना का उद्देश्य ग्रामों में, ये तो अभी का है, स्वामित्व 2019 का हैगा,
अधिवासित ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान करता है। ठीक है, तो बस ये इतना ही था। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे जो है ये G20 समिट जो अभी हुई थी, जो अभी वर्चुअल जो समिट हुई थी उसके बारे में। ठीक है, तो क्या है, भारत ने 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सभी को 21वीं सदी के अवसर प्रदान करना, रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी से निपटने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है ना। कोविड-19 पर अधिक, मैक्सिमम सभी चीज़ों में भी तो कोविड-19 पर ही ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2023 स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ होगी G20 शिखर सम्मेलन भारत करेगा मेजबानी उसकी। शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा कोरोना उपरांत एक नए वैश्विक सूचकांक के निर्माण की आवश्यकता का आह्वान किया गया, जिसमें 4 प्रमुख तत्व शामिल होंगे। प्रतिभाओं के विशाल समुच्चय का निर्माण, है ना, समाज के प्रत्येक वर्ग की तकनीक तक पहुंच, टेक्निक जो ये फ़ोन वगैरह इस तक, ताकि सभी को जब भी हम सरकार कुछ भी आदेश दे तो वो उसको फॉलो कर पाएँ। जैसे कि लॉकडाउन में हुआ था, कुछ को पता ही नहीं चला था, है ना। पारदर्शी शासन व्यवस्था हो, पृथ्वी के संरक्षण का भाव हो, है ना। तो भारत ने मेनली इसी पर फोकस किया, पृथ्वी के संरक्षण का भाव। कोविड-19 के उपरांत पुनर्प्राप्ति में तेजी लाने हेतु बेहतर वैश्विक अभियान सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय संगठनों में सुधारों के महत्व को दोहराया गया। बहुपक्षीय संगठन जैसे कि अभी WTO में, है ना, तो उसमें जो है दोबारा रिफॉर्म की बातें कही जा रही हैं। मतलब अभी जो है WTO अप्रासंगिक लगने लगा है, तो इसको दोबारा से रिफॉर्म किया जाए। यह सुझाव दिया गया कि कोविड-19 के विरुद्ध G20 की कार्रवाई केवल आर्थिक पुनर्प्राप्ति, रोजगार और व्यापार तक ही सीमित ना हो, बल्कि नहीं होनी चाहिए, बल्कि पृथ्वी के संरक्षण, है ना, पृथ्वी के संरक्षण पर भी जो है ध्यान दिया जाए, पर भी आधारित होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समग्र एवं स्वस्थ जीवन शैली के लिए संसाधनों को सतत उपयोग पर, मतलब हम यूज़ करें, हमारे आगे की फ्यूचर की जनरेशन भी यूज़ कर पाए, वो सतत उपयोग होता है। ठीक है, जिसका प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट द्वारा मापन किया जाना चाहिए। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट मतलब जो कार्बन का उत्सर्जन होता है ना, जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, वो कार्बन फुटप्रिंट होता है। ठीक है, जिसका प्रति व्यक्ति जो एक आदमी जो कार्बन का उत्सर्जन करता है उससे कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है, तो यह देखते हुए कि कहीं से भी कार्य वर्क फ्रॉम होम नहीं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर कोविड पश्चात विश्व के व्यवहार में आ गया। इसलिए भारत द्वारा यह परामर्श दिया गया कि G20 देशों को एक वर्चुअल सचिवालय, वर्चुअल सेक्रेटरीट का गठन करना चाहिए, जिसका दस्तावेज का संग्रहण किया जा सके। तो अन्य सुर के देख लेते हैं कि क्या क्या थी। एक तो उमंग ऐप इंडिया, नए युग के अभिशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन के 3 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो उमंग ऐप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है ये। इसने जो है इसे जो है भारत में मोबाइल गवर्नेंस के प्रशासन हेतु इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न NEGD द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये जरूर देख लेना कि किसने विकसित किया है, मिटी और NEDG। ठीक है, उमंग ऐप को, जो कि 3 साल पहले लॉन्च हुई थी। तो यह सभी भारतीयों को अखिल भारतीय ई गवर्नेंस सेवाओं, ऑल इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज, केंद्र से लेकर स्थानीय निकाय तक, मतलब टोटल, और अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक मंच है। ठीक है, यह विभिन्न सरकारी सेवाओं यथा स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, शिक्षा, आवास, ऊर्जा, कृषि, परिवहन से लेकर उपयोगिता और रोजगार एवं कौशल तक सुगम पहुंच प्रदान करता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगली क्या है, जो जीएसटी का वस्तु और सेवा जीएसटी पंजीकृत को बायोमेट्रिक से जोड़ा जाए। जीएसटी में जो है फ्रॉड आ रहा था, इसकी वजह से उसे अब जो है बायोमेट्रिक से जोड़ा जाएगा। पहले क्या होता था, आप बोल के भी मतलब वो कर सकते थे, अब जो है यहाँ पे आइज़ का और फिंगर का वो भी लिया जाएगा, बायोमेट्रिक लिया जाएगा। ठीक है। जीएसटी परिषद की विधि समिति ने फर्जी इनवॉइस जारी करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त करने की अनुशंसा की है। वार्षिक रूप से 18 से 19 लाख नए जीएसटी पंजीकृत होते हैं, परंतु वर्ष के अंत में उन्हें केवल 30% ही शेष मिलते हैं। ठीक है, 30%, बाकी 70% क्या होते हैं, अपने आप ही खत्म हो जाता है। दृष्टिगोचर, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होता है। लगभग 13 से 14 लाख जीएसटी पंजीकृत संस्थाओं को कोई अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता, अर्थात वे फर्जी होती हैं। समिति ने सुझाव दिया कि जीएसटी आवेदक एक आधार के समान प्रक्रिया का पालन करेंगे, जिसके तहत नए पंजीकरण को एक लाइव फोटो, बायोमेट्रिक के उपयोग और दस्तावेजों के सत्यापन के साथ ऑनलाइन किया जा सकेगा, है ना। तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके जो है अपना कंपनी का रजिस्टर्ड नंबर ले सकते हैं, अब आपको बायोमेट्रिक भी देना होगा। ठीक है। अगला क्या है, जल जीवन मिशन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए नवीन प्रौद्योगिकी। ठीक है, जल जीवन मिशन का सुझाव है इसमें। ठीक है, देख लेते क्या है जल जीवन मिशन में। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को जमीनी स्तर के समाधान प्रदान करने हेतु पेयजल और स्वच्छता में 5 नवोन्मेषी तकनीक, 5 जो है न्यू टेक्निक लाई गई है। कौन सी? ग्राउंड फोर्स एक्यूप्योर। ठीक है, एक सौर ऊर्जा आधारित जल शोधन संयंत्र है। ठीक है, ग्राउंड फोर्स एक्यूप्योर, ये जो है एक जो है सूरज से ऊर्जा प्राप्त करके चलने वाला जल शोधन संयंत्र है। जंजाजल वाटर ऑन व्हील, एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो जीपीएस लोकेशन पर आधारित होंगे। प्रेस्टो ऑनलाइन क्लोरीनेटर, जल में मौजूद विषाणुओं को समाप्त करने के लिए गैर विद्युत चलित ऑनलाइन क्लोरीनेटर होगा। जोहोकासो तकनीक, जमीन के भीतर लगाए जा सकने वाले जल शोधन प्रणाली जो अपशिष्ट और अशुद्ध जल, रसोई घर एवं स्नानघर से निकलने वाले जल को शुद्ध करने में सक्षम होगा। ठीक है, क्योंकि सीवेज में जो ये वाटर होता है नहाने धोने रसोई का, ये इतना पॉल्यूटेड नहीं होता। ठीक है, तो इसको जो है शुद्ध करने यहीं पे शुद्ध कर लिया जाएगा। FB टैक क्या है, यह उपयोग किए जाने वाले स्थान पर असेंबल की जाने वाली विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार प्रणाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैरियाना गर्त जो है विश्व की सबसे गहरी गर्त है। ठीक है, हाल ही में 3 शोधकर्ताओं ने दल को लेकर चीन का समुद्री यान फेंडोज मैरियाना गर्त में 10,000 मीटर से अधिक नीचे अवतीर्ण हुआ। अवतीर्ण का मतलब क्या होता है, नीचे उतरा हुआ मतलब। ठीक है, मैरियाना गर्त महासागर का सबसे गहरा हिस्सा है, 11,034 मीटर गहरा और पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान है। यह फिलीपींस के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, फिलीपींस में स्थित है ये। मैरियाना गर्त में चैलेंजर डीप, ये सबसे गहरी घाटी है चैलेंजर डीप, प्रशांत महासागर की सतह से नीचे विश्व के महासागरों में सबसे गहरा स्थान है। क्या, चैलेंजर डीप। उसके बाद सैन्य अभ्यास क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो सिम्बैक्स 20 और सिटमैक्स 20। सिम्बैक्स में क्या है, भारत और सिंगापुर के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, और भारत सिंगापुर और टी का मतलब थाईलैंड हो जाएगा, यहाँ पे त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, चैंग-ई 5 क्या है, इसे हाल ही में चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया मून की सरफेस पे, मतलब इसे प्रक्षेपित किया गया। यह चीन का सबसे महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन है। इसे चंद्रमा से पृथ्वी तक शैलखंड और मलबा लाने के लिए, शैलखंड कोई भी जो उसका टुकड़ा होगा या फिर जो मलबा है उसको लाने के लिए प्रक्षेपित किया गया। इसमें एक लैंडर होगा, एक आरोहक होगा, सर्विस मॉड्यूल होगा और रिटर्न कैप्सूल भी होगा, के संयोजन से निर्मित है, तभी तो ला पाएगा, रिटर्न कैप्सूल होगा। मिशन के लिए चंद्रमा की नियर साइड, चंद्रमा का पृथ्वी के सम्मुख भाग, जो सामने का भाग होगा, ओशन प्रोसेलरम क्या होता है, मतलब ओशियन ऑफ
स्टॉर्म, जहाँ पे बहुत सारे मतलब स्टॉर्म टाइप वो होते हैं, जहाँ पे स्टॉर्म चलते रहते हैं, ठीक है। तो उसे ओशन प्रोसेलरम क्षेत्र के निकट लैंडिंग साइड का चयन किया जाता है। ये होता कहाँ है? वेस्ट साइड पे, मून के वेस्ट साइड पे होता है ये ओशनस प्रोसेलरम क्षेत्र। ज्ञातव्य है कि इस क्षेत्र का अभी तक किसी भी मानवीय या रोबोटिक मिशन द्वारा अन्वेषण मतलब सर्च नहीं किया गया इसे अभी तक। भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन विनियम 2020 स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते क्या है भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद ने आयुर्वेद के स्नातकोत्तर छात्रों को सामान्य शल्य चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति प्रदान करने के लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा विनियम 2016 में संशोधन करके एक नया विनियम समाविष्ट किया है। नया मतलब रेगुलेट करने वाली बॉडी वो इसमें समाहित की है। CCIM क्या है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक क्या होता है? मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी मतलब जो संसद में ना हो, जो संसद या फिर जो संविधान में ना हो, जो संसद या राज्य विधानसभा जो पारित करते उसको, ठीक है, विधेयक को, जो आयुर्वेद सिद्ध सोवा रिगपा यूनानी चिकित्सा को भारतीय चिकित्सा प्रणाली को नियंत्रित करता है, ठीक है। इससे पूर्व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुष की पारंपरिक प्रणाली को एलोपैथिक चिकित्सा और उपचार की पेशकश करने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार के कदम का विरोध किया था। उसके बाद लास्ट है कालाजार या विसेरल लिश्मानियासिस। यह एक रोग है एक तरह का, ठीक है, उष्णकटिबंधीय रोग है जिसमें अनियमित बुखार, वजन कम होता है, एनीमिया, प्लीहा, यकृत की सूजन शामिल है। यह एक प्रोटोजोआ लिश्मेनिया परजीवी के कारण होता है और संक्रमित मादा सैडफ्लाइज के काटने से मनुष्यों में प्रसारित हो जाता है। WHO के अनुसार विश्व स्तर पर वार्षिक रूप से 7 से 10 लाख नए मामले सामने आते हैं। कुल वैश्विक मामलों के लगभग 2/3 मामले भारत में प्रकट होते हैं तथा यह बिहार झारखंड 2/3, ठीक है। मतलब अगर 100 है तो 100 में से 2/3 इससे काट ये आएगा, मतलब ऑलमोस्ट 66% मामले जो है भारत में होते हैं। जो कहाँ होते हैं? बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल में होते हैं। WHO द्वारा 2020 तक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कालाजार को उन्मूलित करके के लिए एक पहल आरंभ की गई थी। इसकी समय सीमा को अब वर्ष 2023 तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो है 24, 23, 24, 25 का अब आएगा जो करंट अफेयर आएगा, तो फिर उसके साथ ही उसे डिस्कस करेंगे। I hope you will like the video. So thank you for watching.